हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान महेश कुमार बरनवाल के बुक से। इसके पहले 4-5 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है 6वां क्लास है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे मूल कर्तव्य। एक थोड़े छोटे छोटे क्या हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए दोनों को एक ही साथ क्लियर कर लेंगे और इससे जो क्वेश्चन आते हैं उसको आपको बता देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं रिवीजन करा दूंगा ऑनलाइनर के फॉर्मेट में। तो आइए सीधे चैप्टर्स पे नजर डालते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि राज्य, इसमें थोड़ा धूमिल दिख रहा होगा आपको जरूर, तो हमारे आवाज को सुनिए और थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, अगर बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर इसका अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद क्या है, 36 से 51 तक है, इसको भी याद रख लेंगे। और भाग 4 में है, भाग 4 में है क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51, इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसको भारत के संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। एक बात और बता दूं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे मूल अधिकार में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यह राज्य के लिए दिए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह न्यायालय में परिवर्तनीय योग्य नहीं है। अगर इसके अधिकार का, इसमें जो लिखी हुई बात है, अगर इसका हनन होता है, यानी कि इसके लिखी हुई बातों को कोई उपयोग में नहीं लाता है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है क्या लागू करे या क्या न लागू करे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य होगा यह संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा गया है। तो यही बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। संविधान के में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत क्या पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। अगर समान आचार संहिता की बात की जाए तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आते हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ठीक है, वह भारत के राज्य नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, वाद्य योग्य नहीं है, यह पहले ही बता चुका हूं। इसे न्यायालय में आप नहीं ले जाकर कह सकते हो कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों का हनन हुआ है, यानी आप न्यायालय में इसकी बातों को नहीं उठा सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा वह कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारी की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 43 क में। ठीक है, अनुच्छेद 43 क में, अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना से कितना तक है, 36 से 51 तक है, बता चुका हूं। तो उसमें जो 43 क है उसमें क्या कहा गया है, जो कामगार हैं, जो कामगार हैं उनका भागीदारी, ठीक है, उनके भागीदारी की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। यदि ये इसे राज्य लागू करे तो ये जरूरी नहीं है वो समान कार्य के लिए समान वेतन ही दे राज्य, लेकिन लिखा गया है नीति निर्देशक तत्व में, और यदि राज्य लागू करे तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से क्या है, संबंधित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा करता है। यह कथन किसका है। तो केटी शाह क्या कहे कि यह राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार क्या करता है, अदा करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा वह क्या होगा,
तो ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसमें इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी जो इनके अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो इनके अनुच्छेद है उनको आपको याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं वह कहाँ से मिलते हैं? भाग 2 नागरिकता से, भाग 3 मूल अधिकार से, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, जो अभी पढ़ रहे हैं, और फिर मूल कर्तव्य से 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर राज्य से भाग 5 राज्य से, और भाग 6 भाग 5 केंद्र से, और भाग 6 राज्य से। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। बाकी ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, इनके अनुच्छेद को एक बार पढ़ लेना है। जैसे अनुच्छेद 36 में लिखा गया है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा हो गया, और जो अनुच्छेद 37 में लिखा है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से सभी दिए हैं, आपको पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, महेश कुमार बरनवाल का बुक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसको जाकर आप लोग देख लेना वहां से, ठीक है। बाकी अगला जो टॉपिक है मूल कर्तव्य, उसको भी पढ़ लेते हैं इसी में, क्योंकि यह छोटा टॉपिक है, दोनों तो एक ही में कवर कर दे रहा हूँ। तो मूल कर्तव्य हमारे भारतीय नागरिकों को कितने प्राप्त हैं? तो टोटल 11 प्राप्त हैं, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं एक नजर में। 5 मिनट और लगेगा और क्या होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ। यानी जो भारत में मूल कर्तव्य हैं वह कहाँ के देश से प्रेरित होकर लिया गया है? तो सोवियत संघ, रूस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4 क में। तो भाग जो 4 क है, हिंदी में 4 क बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वो भी 4 ए होगा, ठीक है। तो भाग 4 ए में क्या है? मूल कर्तव्य है, यानी इससे क्या संबंधित है? जैसे कहीं दे दिया 4 क 4 ख 5 क 5 ख, ठीक है। तो उससे जो आगे बढ़ते जाते हैं 5 ए 5 बी, तो ये सब क्या हुआ होता है? संशोधन होने के बाद क्या होता है? संविधान में संशोधन होने के बाद जोड़ा गया होता है। तो ये मूल कर्तव्य भी इस मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि कब जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, ठीक है। जो स्वर्ण सिंह समिति थी वह सिफारिश की 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। बाकी 11वां मूल कर्तव्य आगे क्वेश्चन में देखेंगे कब जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर क्या शामिल किए गए थे? तो सरदार सिंह स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 1976 में, ठीक है। यही 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं कि मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कौन सी समिति थी, और 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको कब जोड़ा गया, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो लो 11वां भी आ गया। तो 11वां 86 संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और 11वां जो मूल कर्तव्य है, 11वां जो मूल कर्तव्य है 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य को अगर 2 वर्गों में बांटा जाए तो उसको किस किस वर्ग में बांटा जाएगा? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। आगे दिया है कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण मूल कर्तव्यों में से भी एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 51 क अनुच्छेद में वर्णित है। तो मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य, इसका अनुच्छेद अगर पूछे तो 51 क होगा, क्योंकि संशोधित हुआ है इसलिए क लग गया, ठीक है। और भाग क्या होगा? भाग 4 क होगा, ठीक है। आगे देखेंगे,
आगे कह रहा है मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है, तो केवल नागरिकों पर। जो मूल कर्तव्य है वह केवल किस पर लागू होता है, भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। तो पहले देख लें कि जो नागरिकों को प्राप्त 11 मूल कर्तव्य हैं वह क्या-क्या हैं। इसको भी आपको याद रखना है 11 मूल कर्तव्य को। तो पहला जो है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अगला है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अगला दिया है चौथा कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आगे दिया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां क्या कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी परिरक्षण करें। सातवां बोल रहा है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राण मात्री के प्रति दया भाव रखें। अगला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या करें, दूर रहें। 11वां बोल रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए वह प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और जो आखिरी दिया है 11वां वो क्या दे दिया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता-पिता और उसके जो संरक्षक भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है? यानी जो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता और उसके जो संरक्षक हैं, ठीक है? उन्हें क्या करें? वो उन्हें लड़कों को क्या करें? शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसे कर्तव्य के संविधान संशोधन 86वां के तहत क्या किया गया था? जोड़ा गया था धारा 4 में, ठीक है? जो अगला लास्ट क्वेश्चन बनता है मूल कर्तव्य से कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत नया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में, ठीक है। आगे बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो जनहित याचिका का जनक अगर पूछा जाए तो पीएन भगवती को कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगला जो चैप्टर होगा राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक मूल राष्ट्रपति पढ़ेंगे अगले क्लास में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को लाइक तो कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।